मैदान में एक और लड़के के कदम पड़ते हैं। वो भी धीरे धीरे उस शीला की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अलग सा तेज था। दिखने में वो बेहद खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। उसने एक आम योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे, फिर भी कोई राजकुमार ही लग रहा था। सभी उसे जानते थे और उसके लिए खुशी से तालियां बजा रहे थे। तभी यशोधरा आरना को देखते हुए कहती है, आरना दी, वो देखिए, आदित्य आ गया। ये बोलते हुए यशोधरा एक दिशा में उंगली दिखाती है। आरना भी उस दिशा में आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उस शिला के पास खड़ा था और उस शिला में बने हथेली के आकार के गड्ढे को देखते हुए अपना हाथ उस पर रख देता है। सभी गौर से उस शिला को देख रहे थे, पर कुछ देर देखने के बाद भी उनको वो पत्थर की शिला चमकती हुई नहीं दिखाई देती है। सबके चेहरों पर हैरानी और परेशानी के भाव दिखने लगे थे। वही एक आसन पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी ये सब देख परेशान दिख रहा था। वो उन सभी योद्धाओं का गुरु था। द्रोणा में मुख्य तौर पे 3 गुरु थे जो एक समान योद्धाओं को प्रशिक्षण देते हैं। वो परेशान दिखने वाला व्यक्ति आदित्य और अमृता का गुरु था। वो आदित्य के इस परिणाम से खुश नहीं था, क्योंकि उसने आदित्य को हमेशा कड़ी मेहनत करते हुए देखा है। वो अधिकतर समय अभ्यास ही करता रहता था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आत्मशक्ति बेहद कमजोर थी। तभी उसकी परीक्षण का अधिकारी आदित्य के उस शिला पर हाथ रखने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न होने पर सभी को देखते हुए निराशा से कहता है, आदित्य, आर्य आत्मशक्ति के परीक्षण में असफल। वही ये सब देखकर भी आदित्य के चेहरे पर कोई भी निराशा के भाव नहीं देखे जा सकते थे। असल में आदित्य को पहले से ही इस परिणाम के आने की उम्मीद थी, क्योंकि 12 साल का होने के बाद काफी हद तक उसकी पिछले जन्म की यादें वापस आ चुकी थी। इसलिए उसे पहले से ही मालूम था कि उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको ये शिला दर्ज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर गॉड की ऊर्जा थी। असुरों की शक्ति गॉड के समान होती है। वो एक ही तरह की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे डिवाइन ऑरा कहते हैं। और इस समय आदित्य के अंदर आत्मशक्ति की जगह डिवाइन ऑरा था। हालांकि वो उसकी वास्तविक क्षमता का 1% भी नहीं था, क्योंकि भले ही उसके पास गॉड की ऊर्जा का स्रोत था, परंतु उसका शरीर एक आम इंसान का ही था। इसीलिए डिवाइन ऑरा के होते हुए भी वो आम योद्धा ही था। जैसे वो उस शिला के पास गया था, वैसे ही वापस आ जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर उसके सिवा सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। रघुवीर बहुत उदास दिख रहे थे। वही भावेश राव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों रानियां भी परेशान थीं। वहीं कुछ लोगों ने तो बातें बनाने भी शुरू कर दी थी। क्या सोचा था, क्या निकला? हाँ भाई, मुझे तो लगा था कि इतने महान राजा और शक्तिशाली योद्धा का पुत्र है तो कुछ तो बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ तो बड़ा तो छोड़ो, कुछ छोटा भी नहीं देखने को मिला। अरे तुम सब धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वही बहुत से लोगों को सच में आदित्य के लिए बुरा लग रहा था। आदित्य चलते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वो सब समझ रहे थे कि वो दुखी है, इसलिए वो उसे दिलासा दे रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का आदित्य को देखते हुए सबसे कहता है, दोस्तों, हम सभी में से सबसे अधिक अभ्यास और मेहनत आदित्य ही करता है। वो युद्ध कला में भी अच्छा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके हाथ रखने पर शिला ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। तभी उन्हें भीड़ के पीछे से आती एक आवाज सुनाई देती है, ये सिर्फ एक परीक्षण है और वैसे भी वजह कुछ भी हो, ऐसी छोटी मोटी समस्या आदित्य को नहीं रोक सकती। इस परीक्षण के अभी और भी चरण हैं। ये तो बस एक छोटी सी जांच थी। ये सुन सभी पीछे मुड़ते हुए उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो उन्हें वहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी दिखाई देती है, जिसने सफेद पोशाक पहन रखी थी। उस पोशाक में उसका कंधा और पेट साफ दिख रहा था। उसके कपड़ों को ही देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक राजकुमारी है, और वो थी भी वो राजकुमारी अमृता थी। उसके आते ही वहां खड़े सब लड़के उसे ही घूरने लगते हैं, पर अमृता उन सबको अनदेखा करते हुए सीधा आदित्य को देखती है और एक प्यारी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगती है। वो सीधा आदित्य के पास जाके खड़ी हो जाती है और उसको देखते हुए कहती है, आदित्य, आप चिंता मत करिए, मुझे यकीन है आप ही जीतेंगे। वहीं पीछे खड़े उन दोनों के साथी अमृता को देखते हुए कहते हैं, लो, ये फिर शुरू हो गई। जब देखो आदित्य आदित्य करती रहती है।
तो तुझे क्यों जलन हो रही है? ना नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा चेहरा तो देखो, लाल टमाटर हुआ पड़ा है। ये सुन सभी हंसने लगते हैं। वही आदित्य अमृता की बात सुन खुद के बेहद पास खड़े दी। अमृता के माथे पर एक उंगली रख पीछे को धक्का देते हुए कहता है, थोड़ी दूरी रखा करो। और हाँ, तुम सबको किसने बोला कि मैं दुखी हूं? ये सुन अमृता आदित्य का हाथ हटाते हुए कहती है, मैंने तो इन सब से सुना था। ये बोलते हुए अमृता अपनी उंगली पीछे खड़े सभी लड़के लड़कियों की ओर कर देती है। आदित्य उन सभी को घूर कर देखने लगता है। तभी वो सब घबराते हुए एक लड़के को आगे कर कहते हैं, हमें तो इस बसी ने कहा था कि तुम्हें दिलासा दे, तुम दुखी होगे। हाँ हाँ, इसी ने कहा था। आदित्य जैसे ही बसी को देखता है तो वो खिसियाते हुए कहता है, भाई, मुझे लगा कि उस परिणाम की वजह से तुम दुखी होगे, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो उसे दुख तो होगा ही। ये सुन आदित्य नजरें फेरते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, तुम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये बोलते हुए वो अमृता की ओर देखता है। तभी उसकी नजर अमृता की कमर पर बंधी एक सोने की बेल्ट पर जाती है। वो बेल्ट देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसमें एक लकड़ी की 1 फीट की तलवार टंगी हुई थी। उस तलवार को देख आदित्य का अपना सर दीवार पर पटकने का कर रहा था। वो अमृता की कमर से वो तलवार लेते हुए कहता है, तुम यहां भी इसे ले आई? छोटी बच्ची हो क्या? ये सुन अमृता मुंह बनाते हुए आदित्य को घूरती है और उससे वो तलवार छीनते हुए कहती है, ये मेरी मनपसंद तलवार है। आदित्य अपने सर पर हाथ रख हार मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब जाओ, तुम्हारी बारी है। ये सुन अमृता हैरान होते हुए कहती है, क्या? मैं तो भूल ही गई थी, माफ करना, मैं अभी आती हूं। ये बोल अमृता बच्चों की तरह भागते हुए उस शिला के पास जाने लगती है। वहीं आदित्य उसे जाता देख मन ही मन कहता है, मेरी छोटी छोटी चीजों से इसे इतना प्यार है, अगर मैं इसके साथ नहीं रहा तो इसका क्या होगा? ये बोलते हुए वो देखता है कि अमृता उस शिला के पास पहुंच गई है। वो उस शिला के सामने खड़ी होकर उस शिला को देख रही थी। सभी की निगाहें उस पर थी। महारानी यशोधरा और आरणा उसे ही देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वो आदित्य के परिणाम से दुखी थे। उनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य असफल हुआ है। अभी तक वो इकलौता था जो असफल हुआ था। वहीं अमृता एक बार अपने पिता और रघुवीर की ओर देखती है और फिर उस शिला पर बने हथेली के आकार के निशान पर अपना हाथ रख देती है। पिछली बार की तरह सभी जिज्ञासा से उस शिला की ओर देख रहे थे, लेकिन वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। रघुवीर, भावेश राव, यशोधरा और आरणा सभी परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वही दर्शकों में बैठे कुछ लोग बातें बनाते हुए कहते हैं, तुमको क्या लगता है, राजकुमारी अमृता सफल हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। महलों में पले राजकुमार और राजकुमारियों से अच्छे परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। जैसे राजकुमार आदित्य असफल रहे, वैसे ये भी रहेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैंने सुना था राजकुमार आदित्य राजकुमारी अमृता से अच्छे योद्धा है। अब अगर राजकुमार आदित्य ही सफल नहीं हुए तो राजकुमारी अमृता क्या होगी? हाँ, सही कहा। ये सब वो कोने में बैठे धीरे धीरे बोल रहे थे। अभी तक उस शिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये देखते हुए परीक्षण अधिकारी अमृता को असफल घोषित करने के लिए आगे आता है। क्या होगा अब आगे? क्या सच में अमृता हो जाएगी असफल? और क्या होगा जब सबको पता चलेगा आदित्य की असली शक्तियों के बारे में? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।